व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा ये वीडियो लेक्चर क्लास 9th मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर को डील कर रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखे जाएंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या है और फैक्टर थ्योरम का पॉलिनोमियल में क्या यूज होता है। इससे पहले हम आज के लेक्चर में आगे बढ़े, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है। अभी आपके स्क्रीन पर एक डेफिनेशन लिखी हुई आएगी कि लेट fx बी अ पॉलिनोमियल। ओके, लेट fx बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। यानी मान लेते हैं कि fx एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 से बड़ी है, यानी डेफिनेटली वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाइक्वाड्रेटिक है, उनमें से किसी तरीके का पॉलिनोमियल हो सकता है, मगर 0 डिग्री से ज़्यादा उसकी डिग्री है, यानी 1 या 1 से ज़्यादा उसकी डिग्री है। तो अगर एक पॉलिनोमियल है, px एक पॉलिनोमियल है और कह रहा है a कोई रियल नंबर है, a कैन बी एनी रियल नंबर, तो अगर इसमें दो केसेस उसने बोले हैं, इफ pa इज इक्वल्स टू 0, अगर पॉलिनोमियल में x की जगह पर a वैल्यू पुट कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट, हमारा आंसर 0 आ रहा है, देन डेफिनेटली देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस a px का फैक्टर है। इसका एक दूसरा पार्ट भी बोला है कि अगर x माइनस a इज फैक्टर, इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px का एक फैक्टर है, देयरफॉर pa विल बी इक्वल्स टू 0। अब इस चीज़ को आप ज़रा समझिए। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसको देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप क्लिक कर सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर पर और अभी वो वीडियो देख सकते हैं। मगर अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा है इससे पहले तो आप जान रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम में हमने जाना था कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल px एक पॉलिनोमियल है और उसको x माइनस a से डिवाइड करना है और पता करना है कि रिमाइंडर क्या आता है, तो बजाय कि उसको हम डिवाइड करें, x माइनस a से डिवाइड करने के बजाय हम x की जगह पर a पुट करके उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी अगर किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करना है तो उस पॉलिनोमियल की a पर वैल्यू एट a पता कर लीजिए। जो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट a होगा वही उस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करने पर रिजल्ट आएगा। अगर आप सोच के देखिए, x माइनस a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो डेफिनेटली पॉलिनोमियल में x की जगह पर a रखने पर भी रिजल्ट 0 बचेगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो उसी प्रिंसिपल के आधार पर मैं यहाँ पे बात कह रहा हूँ और एक्चुअली आपका थ्योरम ये फैक्टर थ्योरम ये बात कह रहा है कि px अगर एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में एक वैल्यू पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, तो डेफिनेटली x माइनस a से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 0 बचेगा। और अगर x माइनस a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा तो x माइनस a उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। वेरी सिंपल। उसको आप दूसरी तरीके से देख सकते हो कि अगर x माइनस a उसका एक फैक्टर है, x माइनस a पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो बट ऑब्वियस है कि पॉलिनोमियल में x की जगह पे a पुट करने पर भी वही रिमाइंडर आएगा जो x माइनस a से डिवाइड करने पर आता है। और क्योंकि फैक्टर है तो x माइनस a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी पॉलिनोमियल में x की जगह पर a पुट करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से ही, रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट पर एक नया थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट पर एक नया थ्योरम है हमारे पास, वो है फैक्टर थ्योरम। थ्योरम का मेन मकसद कहने का ये है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल, राइट, किसी एक पॉलिनोमियल का आपको 0 मालूम है, यानी वो वैल्यू मालूम है जिसको पुट करने पर वो पॉलिनोमियल, उसको पुट करने पर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो आप उसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, आप उस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर कोई एक px पॉलिनोमियल है और इसके 2 जीरोज हैं, मान लेते हैं 2 और 3,
या फिर 2 और -3, इसका एक 0 है 2 और दूसरा 0 है -3। तो बट ऑफ कोर्स अगर मैं px पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और px पॉलिनोमियल को x + 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी x - 2 px का एक 0 है और x + 3 px का एक 0 है, राइट। सो अगर हमारे पास जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हो तो हम उसके फैक्टर्स बता सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल हो तो हम उसके जीरोज बता सकते हैं। तो बेसिकली फैक्टर थ्योरम आपको ये प्रिंसिपल, ये कंसेप्ट देता है। हम कुछ क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं, अभी आपके स्क्रीन पर ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से कुछ तो एग्जांपल है और कुछ मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी उठाऊंगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के। तो जी सबसे पहला एग्जांपल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा कि शो दैट x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x³ + x² - 17x + 15। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि आप शो कीजिए कि x - 3 फैक्टर है एक पॉलिनोमियल px का। तो px पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, आप px पॉलिनोमियल को लिख लीजिए, इज इक्वल्स टू x³ + x² - 17x + 15। ओके, अब हमको प्रूफ करना है कि x - 3 इसका फैक्टर है। सो इफ x - 3 is a factor of px, then अगर x - 3 px का फैक्टर होगा then p3 is equals to 0। why? by factor theorem। फैक्टर थ्योरम में हमने यही जाना था कि अगर x - a फैक्टर होगा तो pa की वैल्यू 0 होगी। तो सिमिलरली x - 3 अगर फैक्टर होगा तो p3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हम p3 की वैल्यू 0 अगर प्रूफ कर देते हैं, p3 का रिजल्ट 0 आ जाता है, तो डेफिनेटली x - 3 उसका एक फैक्टर है। आप डिवाइड करके भी रिमाइंडर 0 ला सकते हो। तो p3 की वैल्यू को 0 कैलकुलेट करते हैं, तो p3 को कैलकुलेट करते हैं। p3 इज इक्वल्स टू 3³ + 3² - 17 × 3 + 15। सो 27 + 9 51 + 15। ओके, अब आप इसको ऐड कर लीजिए। सो 27 and 9 36 and 15, 46 and 5 51, 51 - 51 is equals to 0। तो आप कह सकते हो इसके बाद therefore x - 3 is a factor of px because p3 is equals to 0। ठीक है, तो आप इसके बाद कह सकते हो कि हाँ भाई p3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, x की जगह पे 3 पुट करके हमने पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट की और वो आया 0। सो अगर वो 0 आया है डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि x - 3 px का एक फैक्टर है। हम एक दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 4x³ + 3x² - 4x + k। सो अगर हमको इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल के साथ दिया हुआ है कि x - 1 उसका एक फैक्टर है, हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल है हमारा, पॉलिनोमियल है 4x³ + 3x² - 4x + k। ओके, ये हमारा पॉलिनोमियल है। हमको क्वेश्चन में कहा है कि इफ x - 1 इज अ फैक्टर। सो क्वेश्चन कह रहा है x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो आप इसी को बेस लेके चलोगे। सिंस x - 1 इज अ फैक्टर, क्योंकि x - 1 इसका फैक्टर है, देयरफॉर p1 इज इक्वल्स टू 0। तो p1 0 के बराबर होगा। अब क्योंकि ये फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये ऑलरेडी 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे p1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो 4 1³ + 3 1² - 4 1 + k इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1³ हो 1² हो, वैल्यू 1 ही होगी। सो ये 4 + 3 - 4 + k इज इक्वल्स टू 0। 4 - 4 कैंसिल आउट। सो 3 + k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू -3।
तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था कि पॉलिनोमियल का x-1 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो k की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि x-1 एक फैक्टर है तो p1 0 होगा। p1 यानी इसके इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 पुट करने पर टोटल आंसर 0 आएगा। उसको हमने सॉल्व किया, k की वैल्यू आ गई -3। जो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर होगा, इसमें बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k is the polynomial 2x to the power 4 plus 3x cube plus 2kx square plus 3x plus 6 is exactly divisible by x plus 2। अब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें k एक जगह पर अननोन टर्म है, अननोन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू पता करनी है। पूरे पॉलिनोमियल में उस k की वैल्यू क्या होगी अगर वो पूरा पॉलिनोमियल x plus 2 से डिविजिबल है। अगर x plus 2 से डिविजिबल है यानी x plus 2 उसका एक फैक्टर है, यानी p - 2 0 है, वो पॉलिनोमियल एट -2 0 है। उसी को सॉल्व करते हैं। चलिए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है 2x to the power 4 2x to the power 4 plus 3x cube plus 2kx square plus 3x plus 6। ओके, अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x plus 2 हो, सो सिंस इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x plus 2, therefore x plus 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल है x plus 2 से, सो x plus 2 px का एक फैक्टर होगा। एंड बाई फैक्टर थ्योरम, आप इसी के आगे लिख सकते हो बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम p - 2 विल बी इक्वल्स टू 0। अब p - 2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2 - 2 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3 इंटू -2 क्यूब प्लस 2k इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 6, दिस होल इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर ऑफ 4 इज 16, 2 is 32 प्लस -2 cube will be -8, 3 is 24, so -24, -2 square is 4 plus 4, 4 2 is 8, 8k, 3 2 is -6 plus 6 is equals to 0, 6 and 6 cancel out, 32 minus 24 is 8 plus 8k is equals to 0, और 8k इज इक्वल्स टू -8, ये 8 जब उधर जाएगा और k हो जाएगा आपका -1। सो इस पॉलिनोमियल के लिए x plus 2 का अगर वो फैक्टर है, या सॉरी x plus 2 इस पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो k की वैल्यू होगी -1। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपने देखा इन एग्जाम्पल्स के अंदर आपको फैक्टर पता करना है कि है कि नहीं। कई केसेस में आपको दिया है कि ये एक फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का और सर्टेन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इनके ऊपर क्वेश्चंस आपको करने के लिए आ सकते हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करके बताने वाला हूँ। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और आपको उसको फैक्टराइज करना है। ये फैक्टराइजेशन आपके 8th क्लास में भी आपने पढ़ा था, मिड टर्म स्प्लिट मेथड। हम उसी मिड टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज करेंगे। मैं इसमें 4 पार्ट दिए हुए इस क्वेश्चन के, मैं इन 4 पार्ट में से एक पार्ट करने जा रहा हूँ, पार्ट 2, नॉट पार्ट 3, पार्ट 2, और बाकी के 3 पार्ट्स अलॉन्ग विद पार्ट 2 आप लोग खुद परफॉर्म करेंगे फैक्टराइज का, मिड टर्म स्प्लिट का। हम लोग कुछ जब RS अग्रवाल और RD शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे तो कुछ और मिड टर्म स्प्लिट के फैक्टराइजेशंस को उस समय पे ध्यान देंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4, 2.4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड सेकेंड पार्ट कह रहा है
2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हमारे फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं भी कह सकते हो। सो ये हो जाएगा आपका 6। सो आपको ये मिड वाले टर्म को, और सिर्फ उसके कोफिशिएंट की मैं बात करूं तो उसके कोफिशिएंट यानी 7 को, एक्स के कोफिशिएंट यानी 7 को कुछ इस तरह से लिखना है कि जो नंबर आपके सामने आया है फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में उसके सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट हो। मैं फिर से इस बात को बोलता हूँ, आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, जो आता है टर्म उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। ओके, ना इन प्राइम फैक्टर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको बीच वाला टर्म लाना है। ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मली देखूँ तो 3 को 2 में ऐड करूँगा, आप 2 ही टर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे जब आप ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे, 2 ही टर्म का एडिशन या 2 टर्म का सब्ट्रैक्शन होगा, 3 टर्म नहीं। तो आप इसको ये मत सोचना कि 3 + 2 + 1 लिख देंगे, अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी 6 ही होगा। खैर, आपको 2 नंबर्स चाहिए इन प्राइम फैक्टर्स में से जिनको आपस में ऐड करके आप मिड वाला टर्म लाओगे। तो अगर आप नॉर्मली सोचो तो नहीं आ रहा होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मगर आप इसको देखो तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 3 × 1 को आप लिख सकते हो 6 × 1। सो 6 × 1 = 6, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिल रहा है। और अगर 6 और 1 को आप ऐड करो तो आपको 7 मिल जाएगा। तो आप ये 7 को लिख सकते हो 6 + 1x, राइट, 3। अब इसको आप अलग कर लो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। इन दोनों में आप 2x कॉमन ले सकते हो तो इधर बचेगा आपका x और इधर बचेगा आपका 3। और इन दोनों में आप 1 कॉमन ले सकते हो तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा 3। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में x + 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि आप x + 3 ले चुके हो। फर्स्ट टर्म में आपका बचेगा 2x और सेकेंड टर्म में आपका बचेगा 1। वापस मैं बता दूं आपके रिवीजन के लिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हो, जो प्रोडक्ट आता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। उन प्राइम फैक्टर्स में से आप आपस में उनको ऑपरेट करके कोई 2 नंबर लेते हो, जिन 2 नंबरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको मिड वाला टर्म आ जाए। ठीक, ओके, मिड टर्म स्प्लिट के बाकी को आप एक बार और ट्राई करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के रूप में रेज कर सकते हैं, मैं इसको अगले लेक्चर में उठाऊंगा हम लोग। इसी के साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के 4th क्वेश्चन तक हम लोगों ने समझा और फैक्टर थ्योरम क्या है उसको समझा। इसके अलावा इसी एक्सरसाइज में फैक्टराइज करने के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसको मैं अपने आप में एक ट्यूटोरियल इसके लिए चाह रहा हूँ ताकि आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। इनको फैक्टराइज करने के 3 तरीके हैं और मैं उन तीनों तरीकों को अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाला हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग 2.4 के 4th क्वेश्चन तक ही परफॉर्म करेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं 5th क्वेश्चन को। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के रूप में रेज कर सकते हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे हिट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करें और कमेंट के रूप में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।